जैक बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम फिजिक्स का हो चुका है और सबके मन में यह बात होगी कि कितने प्रश्नों के उत्तर हमारे सही हुए, कितने गलत हुए। खास करके ऑब्जेक्टिव में यह उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा होगी और इसी के लिए मैं आज ऑब्जेक्टिव MCQ जो क्वेश्चन जैक बोर्ड में आए थे उसके आंसर की को डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन अपने साथ रखें, अच्छा रहेगा। ऐसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि नया फोर्स क्या होगा अगर हम चार्ज को डबल कर दें, दोनों चार्ज डबल, यानी 2Q1 2Q2, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस था उसको भी डबल कर दें, मतलब 2R²। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 2 जा 4, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको सेम फार्मूला मिलेगा, यानी F' F, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में चार्ज का वैल्यू जो है आपको 100 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो वो Q/E, एंड यहाँ पर Q 100 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय E आपको 1.6 × 10⁻⁻19। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 6.25 × 10⁻11 आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए 2 का आंसर 4 नंबर। इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ SI यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। साथ ही साथ यहाँ दूसरा ऑप्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के SI यूनिट के लिए सही है, यानी इसमें 3 और 4 दोनों हो सकता है। 3 और 4 दोनों ही हो सकता है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चला जाए। 5 की तरफ क्या है कि एक चार्ज Q क्लोज इन ए गॉसियन सरफेस, तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रेडियस या डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वैसे केस में ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रिमेंस सेम, है ना। गॉसियन सरफेस के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। तो 6 फिर से वापस आप अगर एक गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इनक्लोज करेंगे तो नेट फ्लक्स पूछ रहा है। तो जैसा कि फ्लक्स आप जानते हैं, फाई इज इक्वल टू Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चूँकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज 0 हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। तो E इज इक्वल टू माइनस, है ना, dV/dx इसका सही ऑप्शन होगा, और इसलिए 7 में ऑप्शन नंबर 1 आएगा। चलिए 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में बेसिकली आपको रिलेशन पूछ रहा है एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए रिलेशन ऐसा होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। तो 8 का आपने 2 देख लिया। नेक्स्ट अगर 9th की बात करें, तो 9th में बोला है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला
ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो यहाँ पर एप्सिलॉन भी होता है। तो इस हिसाब से एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन मेटल ऑफ प्लेट्स की बात कर रहा है, जो फॉर्मूले के अनुसार नहीं होगा, और इसलिए आप डज नॉट डिपेंड की बात कर रहे हैं तो 9th नंबर में भी ऑप्शन नंबर 2 ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे। तो मालूम है कि जो कैपेसिटेंस नया वाला होता है के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाता है, मतलब इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीजेज वाला ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो 11 नंबर क्वेश्चन, ओके 11th नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक है ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है। तो 11 नंबर में ये ऑप्शन 1/2 है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर जो है वो सही होगा, जो कि 4th नंबर में है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी तेज़ी से, आपको सिर्फ आंसर की चाहिए, और इसलिए मैं 1 by 1 जल्दी जल्दी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। 12 नंबर में आपको डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है। तो सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हो कि W/Q होता है। वर्क का सबको मालूम है ml² T-2 होता है, और ये चार्ज का AT होता है। इसको अरेंज कर देंगे तो ml² T-3 A-1, और ये ऑप्शन अगर आप देखें तो ये आपको ऑप्शन नंबर है ना किस में मिला, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में 13 नंबर में क्या है, ओम्स लॉ वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में साफ कहा गया था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अंडर सेम फिजिकल कंडीशन, और फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर की बात थी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर 13 का 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप 14th नंबर क्वेश्चन चले गए। वेटस्टोन ब्रिज मालूम है, उसमें नल पॉइंट चेक करते हैं, नल डिफ्लेक्शन होने के कारण ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो 14 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको मालूम है क्या था, VD है ना, क्या इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ। इस हिसाब से VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो 15 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर है, इसलिए इसके ऑप्शन में 4th नंबर आपने दे दिया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते चलें तो आगे बढ़ने में किरचॉफ्स लॉ लूप रूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, इसीलिए 16 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक एक बार चेक करते जाएंगे। सीरीज कम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट सभी रजिस्टर से सेम होता है, इसलिए 17 का 1 नंबर है ना। इसके बाद से आगे चलें। इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन मोर वोल्टेज, लेस वोल्टेज, लेस करंट। इसमें करंट बढ़ जाता है, ओके, सर्टेन कंडीशन में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन है ना। मालूम है एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है टेम्परेचर से लगभग इंडिपेंडेंट होता है, चेंज भी होता है तो बहुत स्लाइट होता है। तो इन ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 20 में करंट का वैल्यू दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकालना है या पर सेकंड निकालना है। तो आपको मालूम है करंट जो है NE/T इज इक्वल टू I होता है। तो N/T इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई E,
ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 की बात है ना। तो आई कितना दे दिया 6.4 है ना, एंड ई 1.6 पिछली बार भी यूज किए थे -19। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 × 10⁻19 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 20 का 1। नेक्स्ट चले 21 नंबर क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, बेसिकली ऐसे केस में सर्कुलर होगा, तो 21 का 1 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 22 में। तो 22 नंबर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है ना ऑफ सर्कुलर कंडक्टर या सर्कुलर लूप B = है ना μ0/2 I/r होता है। तो ऐसे केस में B प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। एक एक करके देखते चलें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फोर्स है ना एक्सपीरियंस, नो फोर्स एक्सपीरियंस वाला कंडीशन। तो ऐसा है कि किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है QBV sin थीटा। तो वैसे केस में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये फोर्स 0 होगा जब थीटा 0 होगा, और थीटा 0 वाला ऑप्शन जो दिया है वो ध्यान से देखें। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए इसका आंसर नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉयडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना। और टोरॉयडल सोलेनॉइड की बात करें तो 24 नंबर मैग्नेटिक फील्ड B = μ0 n × I। इसको अगर आगे लिखें तो n/2πr × I। तो यहाँ पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और इसके रेडियस पे भी। तो इसलिए इसका चौथा नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, 1 बाय 1 हम लोग एंड की तरफ बढ़ते चलते हैं। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबको नोन है, वेल नोन है, ये टेस्ला होगा, और ये आपको 2 नंबर है ना, 25 का 2। नेक्स्ट चलते हैं 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग करंट सेम डायरेक्शन की बात है, तो वैसे केस में अट्रैक्शन होता है, और इसलिए ये 1 नंबर ऑप्शन 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लें। ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो टॉर्क का भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क काम करता है वो NIAB sin थीटा। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस होगा, 27 का 4। अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने। अच्छा 28 एम्पियर सर्किटल लॉ डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, B.dl = μ0 I, B.dl = μ0 I। ये तो मुझे हाँ, ये 4 नंबर ऑप्शन होगा, 28 का 4। नेक्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, है ना। ये बेसिकली 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं। तो 29 का 3। चलिए 1 बाय 1 29 तक पहुंच गए। वेल आप आ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, 0 एवरीवेयर, हैविंग हाई वैल्यू। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी ये 4th नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद से द एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर इज, ये भी वैल्यू याद रखें, ये 90 एंड 0 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया के जैसे होता है, इनर्शिया जैसा ही होता है, और इसलिए आप इसको 4th नंबर, है ना। 33, लेंजेज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेसिकली एनर्जी, पढ़े भी होंगे आप बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ।
आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, यहाँ पर इंक्रीजिंग करंट है ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। करंट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पाम रूल से ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, तो इसको एक अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंगली। और इसके लिए इसको, जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा, और तब क्लॉकवाइज ऑप्शन जो है 1 नंबर में है 34 का 1। चलिए 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी होता है 1 नंबर। तो 1 बाय 1 करके आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए।